हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं अपने एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक के ऊपर परावर्तन की व्याख्या। रिफ्लेक्शन का हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं बाय हाइगन्स थ्योरी। हमारे पास परावर्तन की व्याख्या हाइगन्स के सिद्धांत पर देखते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कि ये हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस शब्द को देखते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है और वो इनट्रांसपेरेंट है, मतलब कि एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, तो जब किसी पॉलिशदार चमकदार किसी सरफेस पर कोई लाइट आकर गिरती है और लाइट वहां पर जब गिरे तो टकराने के बाद उस सरफेस से वो लाइट वापस चली जाए, मतलब जिस मीडियम से लाइट आती है टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इस पार ना निकल कर आए, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये है हमारा परावर्तन, ये हमारा है परावर्तन। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन का क्या एक्सप्लेनेशन है वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं कि पूरा डेरिवेशन किस तरह से हम लोग पूरी एक्सप्लेनेशन कैसे हम समझते हैं, इसकी व्याख्या कैसे देखते हैं। अगर हमारे पास एक कोई भी सरफेस है और ये सरफेस नीचे इधर पॉलिश कर दी जाए, ये सरफेस है जेड और जेड डैश, इसको हमने नाम ले लिया जेड और जेड डैश। अब क्या किया कि अगर हमारे पास कोई ये सरफेस है और इस सरफेस पर कोई हमारे पास तरंगाग्र वेव फ्रंट आकर गिरा, तो हम क्या देखते हैं कि क्या प्रोसेस चलती है। पहली बात तो हम ये वेव फ्रंट देख लें क्या होता है। वेव फ्रंट किसी भी मीडियम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ होता है, वह इमेजिनरी सरफेस होता है जिस पर उपस्थित जितने भी पार्टिकल हैं वो कंपन की समान कला में हो, वो वाइब्रेशन के सेम फेज में होते हैं, ऐसा सरफेस हमको वेव फ्रंट कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के बारे में आपको अगली वीडियो में जरूर बताया जाएगा। देखिए, जब हम क्या करते हैं कि इस सरफेस पर हम कोई भी तरंगाग्र मतलब वेव फ्रंट गिराते हैं, तो वेव फ्रंट इस तरह से होता है कि अगर हम कोई तिरछा वेव फ्रंट गिराएं तो देखिए ये है वेव फ्रंट का एक प्लेन, ऐसे आया वेव फ्रंट और जब यहां आकर गिरा तो ये वाला किनारा इस सरफेस से पहले टकरा जाता है और ये किनारा नहीं टकराता। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। अगर हमने एक वेव फ्रंट इस तरह से एक तिरछा तरंगाग्र आकर गिरा, तो इस तरंगाग्र का जो एक किनारा है वो ए पर टकरा गया। तो जब ए पर टकरा गया तो टकराने के बाद जहां पर कोई लाइट रे टकराती है वहां हमें खींचना पड़ता है नॉर्मल, और जब ये टकरा गया तो टकराने के बाद ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। जब ये टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया तब तक ये जो दूसरा किनारा है वो दूसरा किनारा अपने रास्ते में आगे की ओर ही बढ़ता रहेगा और वो भी यहां आके टकराएगा जब, तो यहां हमें खींचना पड़ेगा एक नॉर्मल, और यहां जब नॉर्मल खींचा तो ये भी क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में अगर हमारे पास ये जो पहली किरण है, पहली लाइन है, वो जब यहां ए पर टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी, उस समय ये दूसरा किनारा जो है, दूसरी लाइट जो है वो अपने रास्ते में अभी उसी रास्ते में आ रही है जिस रास्ते में पहले थी, मतलब ये टकरा के चली गई और ये अभी उसी रास्ते में चल रही है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए यहां से लेकर यहां हम कोई पॉइंट मान लेते हैं इसे बी, और यहां पर हम ए डैश, हम क्या करते हैं कि एक प्रकार लेते हैं और उससे आर्क से यहां तक की डिस्टेंस नाप लेते हैं और वो नाप का डिस्टेंस यहां से एक चाप आर्क लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और इस जहां पर ये कटा वहीं से एक टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा ऐसे लाकर यहां खींचते हैं, तो ये हमारा आपतित तरंगाग्र और ये हुआ परावर्तित तरंगाग्र, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे हम कहें कि हमारे पास यहां जो बना एंगल वो 90 डिग्री का और यहां भी बना 90 डिग्री का, यहां नाम लिख लिया बी डैश। अब क्या देखते हैं कि जब कोई लाइट आकर जब ये सिरा आकर टकराया तो यहां हमने नॉर्मल खींचा, तो इन दोनों के बीच बना एंगल होता है आई, इसे कहते हैं इंसिडेंस एंगल। और जब ये लाइट यहां से टकरा कर जाने लगी तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर, इसे क्या बोला गया, रिफ्लेक्टेड एंगल आर।
उसी तरह से जब ये लाइट यहां, ये लाइट रेज यहां आकर टकराई तो ये बन गया इंसिडेंट एंगल I और ये बन गया R। क्लियर? अभी क्या देखते हैं कि जब हमारे पास यहां पर ये नॉर्मल खींचा तो ये पूरा एंगल बना 90 डिग्री का। अब ये 90 और उसमें से ये R, तो ये वाला एंगल हमारा हुआ 90 माइनस R। अब देखिए ये 90 माइनस R, ये 90, तो ये एंगल एब्सोल्युटली अपने आप R का बना। उसी तरह से जब ये I का है और ये पूरा एंगल 90 का है तो ये जो बना एंगल है वो हमारा होगा 90 माइनस I का। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये 90, ये 90 माइनस I, तो ये एंगल हमारा क्या दिखाएगा? I। आपको ये एंगल जो बनाए गए हैं वो क्लियर समझ में आए होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें ये पता है कि ये हमारा वेव फ्रंट जब आकर गिरा तब पहली लाइन जब टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये जब दूसरा किनारा आकर यहां टकराया तो वो भी क्या हुआ? रिफ्लेक्ट। अब हम देखते हैं कि हमने यहां से लेकर यहां तक का एक चाप लिया था और A से B डैश पर लगाया। इसका मतलब B से लेकर A डैश तक की डिस्टेंस और A से लेकर B डैश तक की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक, अब क्या हुआ? अब हम लोग देखते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होती है। देखिए जब ये पहली लाइट जब यहां A पर टकराई तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर गई? A B डैश। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस A B डैश, और टाइम कितना लगा? T मान लेते हैं, और वेलोसिटी कितनी है? वो V ले लेते हैं। तब देखिए हमें पता है फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इसको यहां भेज दें तो डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा? VT। और हम यहां आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहां से B से लेकर A तक का A डैश तक जो आर्क था, चाप था, वो A से B डैश पर लगाया। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बिल्कुल इक्वल थी। मतलब कहने का है AB डैश जो बराबर था किसके? BA डैश के, सॉरी BA डैश के। तो हम यहां पे BA डैश भी लिख सकते हैं। मतलब AB डैश किसके इक्वल? BA डैश के। तो यहां भी हम क्या लिख रहे हैं? BA डैश बराबर VT। कहने का मतलब है कि हमारे पास जितने समय में, मतलब जितनी डिस्टेंस BA डैश है उतनी ही AB डैश भी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पहला हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABA डैश, ABA डैश एंड AB डैश A डैश, AB डैश A डैश। ये जब दो ट्रायंगल ले लिए तो इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए हम क्या देखते हैं कि जो एंगल ABA डैश, एंगल ABA डैश, ये किसके इक्वल है? AB डैश A डैश के, एंगल AB डैश A डैश के। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और उसमें से A डैश क्या है? कॉमन। A डैश कॉमन है, कॉमन उभयनिष्ठ। और BA डैश AB डैश के इक्वल है। यहां से देखते हैं, देखिए ये भी VT के इक्वल, ये भी VT के इक्वल। और हमें पता भी है कि B से लेकर A डैश का हमने आर्क ही यहां A से लेकर B डैश पर लगाया था, तो ये डिस्टेंस आपस में क्या हुई? बराबर। तो हम इन तीनों चीजों को देखकर ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABA डैश कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AB डैश A डैश के। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के सारे चीजें आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं सो इस ट्रायंगल का ये एंगल मतलब BAA डैश इक्वल है किसके? A डैश B डैश के, A डैश B डैश के। BAA डैश क्या है? I एंगल। और ये क्या है? A डैश B डैश एंगल R। तो हमें जो रिफ्लेक्शन का लॉ है
वो यही तो कहता है इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि हाइगेंस के प्रिंसिपल से परावर्तन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये था हमारा पूरा डेरिवेशन। अगर आपको इस डेरिवेशन के बारे में कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए इसकी दूसरी वीडियो रिफ्रैक्शन की जल्द ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी।